मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट टेल मी, कितने लोगों ने कल की प्रीलिम्स दी थी? आई मीन परसों की जो भी है। अच्छा, सो हाउ वाज योर प्रीलिम्स? हाउ वाज दिस? अरे इजी था पेपर। इवन इफ यू कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर पेपर ना, दिस ईयर्स पेपर वाज रिलेटिवली इजियर। ठीक है, स्पेशली ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे, इफ यू गो थ्रू द ज्योग्राफी क्वेश्चंस बहुत इजी थे। इवन बहुत सारे क्वेश्चंस तो हम क्लासरूम में जो डिस्कस कर रहे थे वहीं से आए थे। रफली 1920 के आसपास ज्योग्राफी, IR एंड इकोनॉमिक्स आप कंपेयर करोगे तो वहां से क्वेश्चंस आए थे। बहुत प्रेडिक्टेबल पेपर था। इवन मैंने क्लासरूम में भी बताया था, ये जो रेड सी वगैरह जो एरिया है वहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो हाउथी वगैरह जो रेबेलियन ग्रुप है तो वो पूरा रीजन न्यूज में था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए थे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। तो प्रीलिम्स के बाद दोज हु आर थिंकिंग कि मेरा क्या होगा, तो उनके लिए जस्ट एक 5 मिनट्स आई डिवोट कि सबसे पहली बात, वॉट एवर हैज हैपेंड इन द प्रीलिम्स हैज हैपेंड, जस्ट लीव इट। आपका स्कोर कितना भी आ जाए, 40 आ जाए, 140 आ जाए, जस्ट लीव इट। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस। क्योंकि होता क्या है, देखो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, इफ यू सी द लास्ट ईयर्स कट ऑफ, इट वाज समवेयर अराउंड 75 मार्क्स। ठीक है, इस साल का पेपर थोड़ा सा इजी था तो कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वो कितना आ सकता है वी रियली कांट से। 85-90 के आसपास भी ये जा सकता है, या इवन उससे भी ज्यादा ये जा सकता है, या 90 के आसपास ये होवर कर सकता है। सो उसमें कोई भी श्योरिटी नहीं है। सो स्टॉप आस्किंग फैकल्टीज की सर आप कट ऑफ कितना आएगा, यहाँ पे पूछोगे, दूसरे क्लास में पूछोगे, या ऑनलाइन आप सर्च करोगे कि कट ऑफ कितना आता है। ट्रस्ट मी, हम लोग कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। इट इज द UPSC हु डिसाइड्स द कट ऑफ। सो इट्स नन ऑफ योर पार्ट कि आप कट ऑफ कितना आ जाए इसके डिस्कशन में पढ़ो। सेफर साइड में क्या है कि जो कुछ हुआ उसको छोड़ दो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस। क्योंकि कुछ भी हो जाए, इवन इफ यू नो समहाउ आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए, आपका कट ऑफ से थोड़े से मार्क्स आपके कम आ रहे हैं या बहुत सारे कम आ रहे हैं, उसमें भी क्या उससे क्या हो सकता है, आपको कुछ भी करके नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना ही होगा। तो इट्स बेटर कि अभी ये जो टाइम है, जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब तक का ये जो टाइम है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करो। दूसरा होता क्या है कि आप कितना भी पूछो किसी को भी कि यार सर कट ऑफ कितना आएगा, मेरा तो 87 आ रहा है, मेरा 97 आ रहा है, या सम जो भी है आपके मार्क्स इस तरीके से आ रहे हैं, तो उससे होता क्या है ना कि आपका कंफ्यूजन इंक्रीज होता है। एंड कंफ्यूजन में या कंफ्यूज्ड स्टेट में आपका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। ट्रस्ट मी, जो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि स्टॉप आस्किंग फॉर द कट ऑफ्स। ठीक है, जो आपने किया अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया था, होना है जो होगा, सो जस्ट लीव इट। सो मेंस की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करो, क्योंकि इवन इफ यू गेट इनटू द सर्विस या इवन इफ यू गेट इनटू द मेंस, तो उस केस में भले आप कंफ्यूज्ड स्टेट में हो अभी, तो ये टाइम आप यूटिलाइज अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। सी, कंफ्यूज स्टेट में मत रहो। जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ हुआ है उसको छोड़ दो। भले आप बाउंड्री लाइन पे हो, तो बाउंड्री लाइन में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, मेरा होगा नहीं होगा, तो उस कश्मकश में मत पड़ो। जस्ट मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। भले आपका प्रीलिम्स में नहीं भी होगा इस साल, तो ये जो टाइम पीरियड आप प्रिपरेशन में लगाओगे वो अगले साल डेफिनेटली काम आएगा। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट द प्रीलिम्स रिजल्ट, स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन। ठीक है, अब मेंस के प्रिपरेशन में सबसे पहली जो बात आती है वो आती है आंसर राइटिंग की। ठीक है, जिन्होंने इस साल प्रीलिम्स दी है तो उन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है। तो डोंट वरी अबाउट द कंटेंट, डोंट वरी अबाउट द नॉलेज, यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज। जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे, जब आप मेंस लिख रहे हो, तो इसका मतलब प्रीलिम्स में ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज आपके पास है। नाउ आप आंसर राइटिंग के वक्त या मेंस के वक्त जब आप आंसर राइटिंग करोगे, तो ये सारा नॉलेज एक स्पेसिफिक पैटर्न में या एक स्पेसिफिक फ्लो में आपको आंसर राइटिंग के फॉर्म में मेंस में लिखना है। सो आंसर राइटिंग के बारे में सोचो, आपका जो ऑप्शनल है उसके प्रिपरेशन के बारे में सोचो। जिन्होंने प्रीलिम्स दी है 2-3 दिन अब रेस्ट कर लो, उसके बाद अच्छी तरीके से मेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सबसे पहली बात, स्टार्ट विद योर ऑप्शनल। ऑप्शनल के ऊपर आप होल्ड ले लो, क्योंकि अभी क्या हुआ है, लास्ट 2-3 महीनों से या 4-5 महीनों से आपने ऑप्शनल के बारे में सोचा नहीं है। यू आर थिंकिंग अबाउट द GS ओनली। सो ऑप्शनल के बारे में अभी सोचो। ऑप्शनल की एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके बैठो कि 2-3 महीने में मुझे ऑप्शनल कवर करना है अलॉन्ग विद द GS, एंड उसके साथ साथ आपको डेली कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग। सो राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में या आंसर राइटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात,
किसी भी आंसर में आप देखोगे तो उस आंसर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? ईच आंसर हैज इंट्रोडक्शन, सो इट हैज अ बॉडी, इट हैज अ कंक्लूजन, एंड ये जो तीनों चीजें हैं, तो इन तीनों चीजें के लिए वी हैव फ्लो एंड रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन. सो किसी भी आंसर के ये 4-5 कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हो. एक्चुअल में पेपर में आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी है. यू मस्ट बी राइटिंग द इंट्रोडक्शन, देन देयर इज अ बॉडी एंड देयर कम्स द कंक्लूजन. एंड ये जो पूरा आंसर आप लिखोगे तो उसमें एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए एंड उसमें एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना भी जरूरी है. ठीक है, तो शॉर्टली ये जो सारे स्लाइड्स है इनको हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें हैं आंसर में आप लिख सकते हो या इंट्रोडक्शन किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें. ठीक है, सो किसी भी आंसर के या आंसर के बारे में जब आप डिटेल में स्टडी करते हो तो उस आंसर राइटिंग में ये सारे प्रिंसिपल्स पर्सनली मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आनी चाहिए. ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. It's very crucial to understand the demand of the question. Now, what I mean by the demand of the question? See, means में आप questions देखोगे तो किसी भी questions के कुछ keywords आते हैं, like discuss something something या evaluate something something, critically evaluate, elaborate, elucidate. ये जो सारे कीवर्ड्स होते हैं ना, तो उसके बारे में आपको मालूम होना बहुत जरूरी है कि क्रिटिकली इवैल्यूएशन मतलब क्या करना है आपको, या इवैल्यूएशन जब आप कर रहे हो, या डिस्कस जब आप कर रहे हो, इलैबोरेट जब आप कर रहे हो, तो उसमें क्या सारी चीजें लिखनी है या कौन सी चीजें लिखनी है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो या क्वेश्चन जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ते हो तो ये आदत डालो कि जब कोई भी क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम रीड करते हो तो फर्स्ट टाइम रीडिंग के वक्त ही उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं तो इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन इज लाइक कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड एक्सप्लेन द एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट या एन्यूमरेट द एविडेंसेस इन सपोर्ट. इस तरीके का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. तो इसमें कीवर्ड्स क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, या व्हाट डू यू मीन, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज द कीवर्ड. एंड दूसरा जो सेक्शन आता है आंसर का, तो उसमें एविडेंसेस के बारे में आपको लिखना है. तो ये जो आंसर है, तो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट हाफ डील्स विद द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड सेकंड हाफ डील्स विद द एविडेंसेस. ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स की वर्ड्स है आपके आंसर में. या लास्ट ईयर का एक सिंपल क्वेश्चन था जो आपके आंसर राइटिंग का जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें भी मेंशन है कि प्राइमरी रॉक्स के बारे में, प्राइमरी रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके टाइप्स बताओ. तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था. तो उसमें कीवर्ड्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, किसके? प्राइमरी रॉक्स. तो ये तीन जो है, ये 3 कीवर्ड्स आते हैं उस क्वेश्चन के. तो इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, क्वेश्चन की डिमांड समझो कि आपको उस क्वेश्चन में क्या क्या जरूरी है. दूसरी बात, व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, इमीडिएटली उसी के साथ एक बेसिक स्ट्रक्चर या उस आंसर की हायरार्की आपके दिमाग में जनरेट होना बहुत जरूरी है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्राइमरी रॉक्स की प्राइमरी रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ एंड उनके टाइप्स बताओ. तो इस तरीके से क्वेश्चन है. ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को रीड करते हो तो उसी वक्त आपके दिमाग में ये आना जरूरी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है. भले आपको इमीडिएटली ये सारे रिकॉल भी नहीं हो रहे, बट स्टिल आपको ये मालूम होने चाहिए कि 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है. दूसरी बात, you need to write about the types of the primary rocks. अब ये जो प्राइमरी रॉक्स होते हैं तो उनके जो टाइप्स होते हैं अलग अलग बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कूलिंग वी हैव एक्सट्रूसिव, वी हैव इंट्रूसिव रॉक. देन ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट यू हैव एसिडिक रॉक्स, यू हैव बेसिक रॉक्स. तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है. ठीक है, या दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बताओ, उसके एविडेंसेस को सपोर्ट करो. जब आप उस क्वेश्चन को रीड करते हो, एट द सेम टाइम आपको उसका स्ट्रक्चर एंड उसमें कौन सी हायरार्की आपको लिखनी है, ये दिमाग में आना बहुत जरूरी है. सी, जब आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में लिख रहे हो या उसके बारे में पढ़ रहे हो तो दिमाग में इमीडिएटली आपको आना चाहिए कि वहां पे आपको क्या 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 लिखना है. जहां पे पॉसिबल, स्पेशली जो ज्योग्राफी का पेपर है या ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है, वेरेवर पॉसिबल यू शुड ड्रॉ डायग्राम्स. जहां पे पॉसिबल है वहां पे डायग्राम्स ड्रॉ करो, वहां पे मैप्स ड्रॉ करो. जो भी नेचुरली फ्लो आ रहा है, जो नेचुरल दिमाग में आ रहा है. सी, कभी आपने पढ़ा, इवन जब मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं
तो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नेचुरली मेरे दिमाग में जो डायग्राम आती है या मेरे दिमाग में जो मैप आता है, मैं इमीडिएटली उसको ड्रॉ करता था, ठीक है। कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपको इमेज इजीली समझ में आएगा। तो इससे होता क्या है ना कि आपका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है पेपर का, ये इंप्रोवाइज होता है, ठीक है। दूसरी बात, डायग्राम्स जब आप ड्रॉ करते हो या मैप्स जब आप ड्रॉ करते हो तो ये स्पेसिफिक टू द स्केल आने की कोई भी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि ये इंडिया है, ठीक है। इतना तो प्रैक्टिस कर ही लो, ठीक है। कि अच्छी तरीके से इंडिया आपको ड्रॉ करना है, वर्ल्ड मैप अच्छी तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जब आप स्ट्रक्चरिंग करते हो या उसकी हायरार्की ड्रॉ करते हो, हायरार्की के केस में जैसे कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे टाइप्स जब आप लिख रहे हो प्राइमरी रॉक्स के, सो उसमें टाइप्स जो है उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक, ए on the basis of location of cooling, so on the basis of location of cooling, ठीक है। and second on the basis of silica content, ठीक है। तो इसमें फिर से दो टाइप्स हम कर सकते हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। सिमिलरली यहां पे भी हम दो टाइप्स कर सकते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। तो यहां पे हमने क्या किया कि ये जो हायरार्की है उस हायरार्की के बारे में सोचा, ठीक है। इमीडिएटली जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो दिमाग में ये सोचते मत बैठना कि यार मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ वगैरह वगैरह। और एग्जाम में आप देखोगे ना तो कुछ सेकंड्स मिलते हैं इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। सी आंसर आपको फोर्स आउट करना पड़ता है, उसके बारे में सोचते मत बैठो कि ऐसा इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। यार ये प्राइमरी रॉक्स जो होते हैं, ये प्राइमरी रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, समझ में आ रहा है। जो 10 मार्कर होता है तो 10 मार्कर के लिए 7 to 8 मिनट्स रिक्वायर्ड होता है, एंड जो 15 मार्कर्स होते हैं 10 to 12 मिनट्स में आपको राइट डाउन करने पड़ते हैं। तो ये जो 10-12 मिनट का टाइम आपको मिलता है तो उसी में ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, यूज सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज मतलब क्या कि जो फॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। एंड जो सिंपल वर्ड्स है, इन सिंपल वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। जो फ्लावरी वर्ड्स होते हैं उससे दूर ही रहो। वर्ड जगलरी आपको नहीं करनी, फ्लावरी वर्ड्स आपको यूज नहीं करने। सिंपल जो टर्म्स होते हैं, इन सिंपल टर्म्स को यूज करो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो आंसर है तो आंसर की एक्चुअल में ब्यूटी निकल के आती है, ठीक है। मैंने कभी कभार ऑब्जर्व किया है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कभी कभार कहीं से एक नया वर्ड सीखा होता है, वो कंटिन्यूअसली उस पेपर में वो लिखते रहता है। ये इरिटेटिंग होता है और ये एग्जामिनर को पता चलता है कि इसको पर्पसफुली ये जो वर्ड है इसको लिखना ही है, ठीक है। सो डोंट डू दैट। यूज अ सिंपल लैंग्वेज, कंसाइज या सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ठीक है। जो कंसाइज लैंग्वेज है मतलब जब आप स्टेटमेंट फॉर्मेशन करते हो तो स्टेटमेंट फॉर्मेशन के वक्त छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाओ, ठीक है। कभी कभार क्या करते लोग कि दो स्टेटमेंट्स को क्लब करने के लिए एंड यूज करेंगे या और यूज करेंगे या इंस्टेड ऑफ दैट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें यूज करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट, ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आप जब बनाते हो तो उससे बेटर है कि छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाओ। पैराग्राफ जब आप बनाते हो तो पैराग्राफ बनाते वक्त भी 4-5 लाइन का पैराग्राफ ठीक है, उससे बड़ा पैराग्राफ अवॉइड करो लिखना, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज यूज करो, कंसाइज लैंग्वेज यूज करो। देन यूज रेलेवेंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आप आंसर राइटिंग में लिख रहे हो तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए एंड वो एक्यूरेट भी होने चाहिए। नाउ व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब क्या, सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड उसमें जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो प्लेट टेक्टोनिक्स की दे रहे हो तो उसमें रेलेवेंसी नहीं है। कुछ पॉइंट्स में उसकी रेलेवेंसी आ सकती है, ठीक है। इफ यू वांट टू कंपेयर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विद द प्लेट टेक्टोनिक्स, सो इन दैट केस वहां पे कुछ हद तक रेलेवेंसी आ सकती है। बट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड यू आर बिटिंग अराउंड द बुश, यू आर राइटिंग अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स। सो ये मत करो, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो ये रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि ट्रॉपिकल कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी के बारे में कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में फूड सिक्योरिटी के बारे में आपको पूछा है, बट बहुत लोगों ने जब मैंने आंसर चेक किया था तो उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी थी कि कौन सा क्रॉप्स आने चाहिए, ये है वो है, ये क्रॉप ट्रॉपिकल रीजन में अच्छे तरीके से ग्रो होता है वगैरह वगैरह। तो इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन की डिमांड इज आस्किंग अबाउट द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल रीजन, बट लोग क्या लिख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है। सो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात,
जो इंफॉर्मेशन आप सप्लाई कर रहे हो तो ये एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि आपको मालूम है कि जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो रफली 15 to 17% के आसपास है, बट यहाँ पे आंसर में आप लिख रहे हो कि 25% कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर का जीडीपी में आता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होते हैं ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है। समटाइम्स इट क्वाइट पॉसिबल कि यू डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, आपको मालूम नहीं कि 15% कंट्रीब्यूशन है या 17% कंट्रीब्यूशन है। तो इन दैट केस यू कैन रफली से कि 15 to 20% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो यहां पे आपने क्या किया, भले आपको एग्जैक्ट नंबर मालूम भी नहीं है बट आपने एक रेंज लिख ली, एंड इस रेंज में भी आप आंसर लिखोगे तो भी ये अपील होता है। समझ में आ रहा है? जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो भले आपको एक्यूरेट मालूम नहीं है, फिर भी रफली कुछ उसके आसपास के फिगर्स आप सपोर्ट कर सकते हो या आसपास के फिगर्स आप देख सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वो ऑथेंटिक सोर्सेस से या गवर्नमेंट के सोर्सेस से आना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी कमिटी है, सपोज यू आर राइटिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट, तो जब आप वेस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बोल रहे हो तो जो गाडगिल कमिटी है, तो गाडगिल कमेटी के जो रिकमेंडेशंस है, तो गाडगिल कमेटी इज अ वेल नोन कमेटी, ठीक है, तो उसके बारे में लिखो। या पॉलिटी में क्वेश्चन लिख रहे हो तो सरकारिया कमीशन के बारे में यू माइट हैव रेड इन द बुक्स, सो सरकारिया कमीशन के जो रिकमेंडेशंस आते हैं, आई थिंक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में दैट कमिटी इज देयर, सो उसके बारे में लिखो। ये सारे वेल नोन कमिटीज होते हैं या कमीशंस होते हैं, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है या उनके जो रिकमेंडेशंस है उसको आप सप्लाई कर सकते हो। या इकोनॉमिक सर्वे में आपने कुछ डेटा पढ़ा एंड उसको आपको आंसर में आपको लिखना है, तो उसका रेफरेंस लिखो कि अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ये सारा डेटा है, ठीक है, एंड दैट सब्सटेंशिएट योर आंसर या दैट सब्सटेंशिएट योर स्टेटमेंट। तो जो भी कुछ इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हो तो वो एक्यूरेट होना चाहिए, एंड दूसरी बात वो ऑथेंटिक सोर्सेस से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कभी कभार कोई एनजीओ का जो रिपोर्ट आता है वो भी आप सप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के केस में जो असर का रिपोर्ट होता है तो वो वेल नोन रिपोर्ट होता है, तो उसको आप सप्लाई कर सकते हो। या यूएन का एक रिपोर्ट है या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, तो उनको आप सप्लीमेंट कर सकते हो आंसर में, ठीक है। बट कोई भी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या आपके गांव में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके कोई रिपोर्ट है तो उसको आप यहाँ पे आंसर में नहीं लिख सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो ऑथेंटिक सोर्सेस से होना चाहिए। इफ पॉसिबल वो गवर्नमेंट बैक्ड एनजीओ हो या गवर्नमेंट का कोई भी रिपोर्ट हो, तो उसको आपको यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इनिशियली आप आंसर राइटिंग करते हो ना, देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम द मेन पॉइंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो पहली बात हमें ये जरूरी है समझ में रखना कि वी हैव अ वर्ड लिमिट। जो भी आपको लिखना है वो 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में ये सम अप करना है। सो भले आपको 500 वर्ड्स का नॉलेज है, उसको आपको क्रंच करके उसको 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, तो ये भी एक तरीके का स्किल ही होता है, ठीक है। तो उस चक्कर में कभी कभार लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ हिटिंग द पॉइंट दे जस्ट बीट अराउंड द बुश। सो ये मत करो। जब कोई भी आप आंसर लिख रहे हो, भले इंस्टेड ऑफ 150 वर्ड्स 140 वर्ड्स लिखो, बट ये 140 जो वर्ड्स है ये टू द पॉइंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रीफ्ट थ्योरी, यू आर यहाँ पे 150 वर्ड्स में सपोज ये क्वेश्चन आपको लिखना है कि 150 वर्ड्स में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्टिनेंटल ड्रीफ्ट थ्योरी एंड उसके एविडेंसेस जो सपोर्ट करते हैं तो उसके बारे में लिखो। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रीफ्ट थ्योरी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास है, बट ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ 150 वर्ड्स में लिखनी है। तो यहाँ पे मेन फोकस आपका कॉन्टिनेंटल ड्रीफ्ट थ्योरी में होना चाहिए। लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बारे में लिखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में लिखेंगे, सी फ्लोर स्प्रेइंग के बारे में लिखेंगे, जो सियाल साइमा नीफे ये जो स्ट्रक्चरिंग किया था वेगनर ने उसके बारे में लिखेंगे। अब इस चक्कर में होता क्या है कि आपका जो वर्ड लिमिट है ये वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट होते चला जाता है, एंड बाद में क्या होता है कि जब 100 वर्ड्स आप लिखोगे, एक पूरा पेज इस चक्कर में आप लिखोगे, आपको पता चलता है कि नाउ आई हैव ओनली 50 वर्ड्स टू राइट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आंसर, एंड उस 50 वर्ड्स में जो भी सारी बची कुछ चीजें हैं वो सिर्फ आप वहां पे डंप करते हो। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जो भी सारी चीजें आपको लिखनी है वो टू द पॉइंट होनी बहुत जरूरी है। सो जो भी आपको लिखना है 150 वर्ड्स हो
या 250 वर्ड्स हो, तो उसको उस हिसाब से आपको लिखना है, इसलिए आपको आंसर राइटिंग करना बहुत क्रूशियल है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक, देन यूज फैक्ट्स, फिगर्स, करंट इवेंट्स एंड इवन एग्जाम्पल्स टू सब्सटैंशिएट। जब कोई भी स्टेटमेंट आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, ये स्टेटमेंट है, तो आप इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आप फिगर दे सकते हो कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आप देखोगे तो इवन टुडे ऑल्सो अराउंड 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर, ठीक है। या जीडीपी में आप एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हो। तो ये क्या है, जो स्टेटमेंट आपने किया कि इंडिया इज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपने इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एग्रीकल्चर में, उसका डेटा आपने सप्लीमेंट किया, या जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन आता है उसको आपने सब्सटैंशिएट किया। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि जो भी मैं स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं तो उसको मैंने सब्सटैंशिएट किया विद द फैक्ट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो भी आप फैक्ट्स यहां पे लिख रहे हो, तो ये फैक्ट्स भी सब्सटैंशिएशन के लिए बहुत काम आते हैं। जो भी आप स्टेटमेंट कर रहे हो तो उस स्टेटमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या सप्लीमेंट करने के लिए जो फैक्ट्स होते हैं, या कभी कभार जहां पे आपको फिगर्स मालूम है तो उन फिगर्स के बारे में लिख लो, किसी करंट इवेंट के बारे में आपको मालूम है तो उसके बारे में लिख लो। फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट द लैंडस्लाइड्स इन हिमालय, ठीक है, या लैंड सब्सिडेंस इन हिमालय, तो डेफिनेटली जोशीमठ का रेफरेंस आना ही चाहिए वहां पे, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो कि जो करंट इवेंट में हुआ है तो वो करंट इवेंट आप वहां पे मेंशन कर रहे हो, या अर्थक्वेक के बारे में यू आर राइटिंग समथिंग इन द आंसर। तो रिसेंटली सपोज एक बड़ा कोई भी अर्थक्वेक आ चुका है, टर्की में अर्थक्वेक आया था या मोरक्को में अर्थक्वेक आया था, तो उसके चक्कर में भी आपने करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, तो उसका रेफरेंस दे दो। सो जहां पे कोई भी स्टेटमेंट आप कर रहे हो तो वो जो स्टेटमेंट है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए करंट इवेंट का मेंशन आप कर सकते हो, कोई भी फैक्ट आप यूज कर सकते हो, या कोई भी फिगर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, या वेरेवर पॉसिबल एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो, समझ में आ रहा है। सो ये भी चीजें बहुत ही जरूरी है। आंसर राइटिंग किस तरीके से करना चाहिए, या आंसर राइटिंग में बुलेट पॉइंट्स होने जरूरी है, या आंसर राइटिंग में पैराग्राफ वाइज लिखना है, उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखो कि आपको सब्सटैंशिएशन करना है। देन एक्सप्रेस योर आइडियाज क्लियरली एंड कोहेरेंटली। जो भी कुछ आप लिख रहे हो तो उसमें एक कोहेरेंस होना जरूरी है, उसमें कंटिन्यूअस क्लियर आइडिया जनरेट होना बहुत जरूरी है। सी, आप जो भी कुछ लिख रहे हो तो उससे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो जो भी कुछ आप लिख रहे हो तो उसमें आपको जो एग्जैक्टली बोलना है वो एग्जामिनर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। सपोज कोई भी एक एक डुबियस क्वेश्चन है या कोई एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लाइक सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है सोशियोलॉजी में सपोज, तो अब ये जो क्वेश्चन है तो उसमें आपको एक स्टैंड लेना जरूरी है। देयर आर सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन व्हिच सपोर्ट्स द सेम सेक्स मैरिज एंड देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इसको अपोज कर रही है, ठीक है। अब ये जो दो ओपिनियंस होते हैं तो उन ओपिनियंस के साथ साथ आपका एक खुद का भी ओपिनियन आपको वहां पे देना जरूरी है। तो एग्जामिनर मस्ट अंडरस्टैंड या ही शुड अंडरस्टैंड बाय योर राइटिंग कि आपका एग्जैक्ट ओपिनियन क्या है, ठीक है। जब आप कोई भी आंसर लिखते हो तो उस आंसर में आपका जो ओपिनियन है वो ओपिनियन अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो भी कुछ आप आंसर लिख रहे हो या उसमें जो भी कुछ आप आइडिया दे रहे हो तो वो आइडिया एग्जामिनर तक रीच होना या एग्जामिनर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी सिंपल चीजें हैं जो आंसर राइटिंग के वक्त आप दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब आंसर राइटिंग करते वक्त जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं आंसर्स के, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, तो उसमें कौन सी चीजें आना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो इंट्रोडक्शन में क्या सारी चीजें आनी चाहिए। फर्स्टली, कोई भी जो इंट्रोडक्शन आप लिखते हो तो उसमें आपको लिमिटेड वर्ड्स यूज करना है। जो भी कुछ आपका वर्ड लिमिट है तो उस वर्ड लिमिट के आइडियली 10 to 15% ऑफ द वर्ड्स शुड बी डिवोटेड फॉर योर इंट्रोडक्शन। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 20%, उससे ज्यादा नहीं। जो भी कुछ आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो उसमें 10 to 20% ऑफ द वर्ड लिमिट जो है वो मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन लिखने में। आइडियली इट शुड बी 10 to 15%। सपोज 150 वर्ड्स का आपका आंसर राइटिंग या आंसर लिखना है आपको 150 वर्ड्स में,
तो आइडियली 15 to 20 वर्ड्स आप इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। अब इंट्रोडक्शन में क्या आना चाहिए? इंट्रोडक्शन में यू शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड नरेट द सेंट्रल थीम ऑफ द आंसर। इंट्रोडक्शन क्या होता है? सी, इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, इमेजिन करो कि कोई भी एक फॉर्मल सिटिंग है, ठीक है। एक फॉर्मल सिटिंग जब होती है, कोई भी ऑफिस की मीटिंग होती है, तो डायरेक्टली हम जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसके ऊपर हिट नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग होता है, थोड़ा सा रैपर बिल्डअप होता है, एंड देन उसके बाद जो एक्चुअल पॉइंट है उसको सामने रखा जाता है। तो सेम वे में यहाँ पे भी आंसर में भी होता है, ठीक है। जब कोई भी आंसर आप लिखते हो तो उसमें जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो उस इंट्रोडक्शन में जो सेंट्रल टॉपिक है, तो उस सेंट्रल टॉपिक के बारे में आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्राइमरी रॉक्स। अब ये जो प्राइमरी रॉक्स है ये हमारी सेंट्रल थीम है, तो इंट्रोडक्शन में प्राइमरी रॉक्स के बारे में आप उसके डेफिनेशन लिख सकते हो, उसका जो इंपॉर्टेंस है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी रॉक, आप ये मेंशन कर सकते हो कि प्राइमरी रॉक्स आर दोज रॉक्स which were formed for the first time on the earth's surface, because earth was initially a ball of a lava, ठीक है। So it was a ball of a lava, so that's why these igneous rocks are called as the primary rocks. Igneous rocks are formed because of the solidification of the lava. सो ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी क्वेश्चन की सेंट्रल थीम है प्राइमरी रॉक्स, उसको डायरेक्टली आप हिट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे उसके बारे में आप डेफिनेशन दे रहे हो। ये प्राइमरी रॉक्स इसको हम क्यों बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स की डेफिनेशन आपने निकली, उसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर ये सबसे पहले फॉर्म हुए थे, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब इस इंट्रोडक्शन में आपका जो आंसर है उसकी सेंट्रल थीम भी आना बहुत जरूरी है। सेंट्रल थीम मतलब क्या कि आपके आंसर में प्राइमरी रॉक्स के बारे में तो आप लिख ही रहे हो, बट उसके साथ साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके टाइप्स के भी बारे में आपको लिखना है। और ये भी आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो कि बेस्ड ऑन द डिफरेंट बेसिस प्राइमरी रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट टाइप्स। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। देन अब ये जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है? इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इग्नियस रॉक्स आर दोज रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा और लावा। सो दिस इज अ डेफिनेशन, ठीक है। या कभी कभार करंट इवेंट का भी आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो चुका है वेस्टर्न घाट पे, या हिमालयस में लैंडस्लाइड्स हो चुका है, एंड उसके रिगार्डिंग एक बहुत मेजर इवेंट यहाँ पे हो चुका है। तो उस इवेंट को या उस लैंडस्लाइड इवेंट को यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। या लैंड सब्सिडेंस के बारे में क्वेश्चन है, तो उसको नरेट करने के लिए यू शुड स्टार्ट विद द जोशीमठ। या अर्थक्वेक के बारे में आप बोल रहे हो, तो मोरक्को का जो अर्थक्वेक है उस वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। जब कभी भी इंट्रोडक्शन आप करते हो तो उस वक्त डेफिनेशन वाइज आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। सेकेंडली जो करंट इवेंट है उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। या कभी कभार जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती है तो वहां से भी आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग या एजुकेशन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो चुका है, या सपोज कुछ महीने पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन ये न्यूज में था, ठीक है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो आपको क्वेश्चन आ चुका है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सपोज एक मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बार बार ये सारी चीजें न्यूज में आ रही है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये कंटिन्यूअसली न्यूज में है, एंड एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इज सपोर्टिंग दिस थीम कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हो। जो मेजर इवेंट हो रहा है या करंट हैपनिंग हो रही है या कोई भी डेफिनेशन है, तो उसके साथ साथ आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। देन sometimes you can include facts, data or even the examples in introduction. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, तो इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आप बोल सकते हो कि इंडिया में पॉपुलेशन का अभी भी 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, या जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन आपने बता दिया। तो ये क्या है, ये फैक्ट्स होते हैं, बट ये रेयरली यूज करो, ठीक है। ये जो इस तरीके का जो इंट्रोडक्शन है ये रेयरली यूज करो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बेस्ड
जो सेंट्रल थीम है उसके बेस्ड होना चाहिए, या कभी कभार जो करंट इवेंट्स है उसके साथ साथ आप लिख सकते हो। दूसरी बात, मेंस में जब आप प्रिपेयर करते हो ना, तो मेंस के प्रिपरेशन के वक्त आप जब अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो ना, तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में बार बार आते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। जैसे प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस थे जो हमें लगता था कि यार इस एरिया में क्वेश्चन आ सकता है। इवन जब हमने मैपिंग किया था, मैंने आपको बताया था कि वेस्ट एशिया न्यूज में है, रेड सी वगैरह ये जो रीजन है ये न्यूज में आ रहा है बार बार, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो इस तरीके से जो न्यूज में आने वाले, जो कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली आने वाले जो एरियाज होते हैं ना, उसको पॉइंट आउट करके रखो। ठीक है, एंड कभी कभार ऐसा भी आप कर सकते हो कि कोई भी एक टॉपिक है तो उसके प्री डिटरमाइंड इंट्रोडक्शन आप बना के रख सकते हो। ठीक है, स्पेशली ऑप्शनल में काम आता है। मैंने पर्सनली किया था कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के वक्त जब मॉनसून का जब क्वेश्चन सपोज मुझे लिखना है, तो मॉनसून के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे दिमाग में ऑलरेडी था कि मॉनसून इज स्टिल इज अ मिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मॉनसून अभी भी वेल नोन नहीं है, पूरी तरीके से हमें मालूम नहीं है मॉनसून, सो इट्स अ मिस्ट्री। सो स्टार्ट राइटिंग दिस वर्ड, मॉनसून स्टिल इज अ मिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द मॉनसून वी डोंट नो। सो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। तो जो प्री डिटरमाइंड इंट्रोडक्शन है वो भी आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन सपोज ये न्यूज में आ रहा है बार बार, तो उसके बारे में सपोज इनकेस यू हैव अ क्वेश्चन इन योर मेंस, तो उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, तो उसके बारे में प्री डिटरमाइन करके रखो कि ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ। या बायोडाइवर्सिटी के बारे में आ रहा है तो इस कमीशन का मैं मेंशन कर सकता हूँ, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में भी न्यूज में था तो सरकारिया कमीशन है और बहुत सारे कमीशन है, तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ। ये ऑलरेडी दिमाग में प्री डिटरमाइंड फॉर्म में रखो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, बॉडी। अब किसी भी आंसर का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है उस आंसर की बॉडी। ठीक है, अब जब किसी भी आंसर में आप बॉडी में चले जाते हो तो बॉडी में आंसर लिखने के दो टाइप्स हो सकता है। एक, आप बुलेट फॉर्मेट में लिखो, दूसरा आप पैराग्राफ वाइज लिखो। ठीक है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू राइट इन अ बुलेट फॉर्मेट। ठीक है, जब मेरी फर्स्ट मेंस लिखी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब उस वक्त मैंने पैराग्राफ वाइज आंसर्स लिखे थे, बट उसमें जो स्कोर था बहुत कम था। बट नेक्स्ट अटेम्प्ट, जब सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिया था, तब उस वक्त मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैंने पॉइंट फॉर्मेट में लिखे थे। जब आप पॉइंट फॉर्मेट में आंसर्स लिखते हो ना, तो आपके पास आंसर की क्लैरिटी होती है। ठीक है, आप कंसाइज आंसर्स लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 वर्ड्स या 160 वर्ड्स इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, आई जस्ट राइट 140 वर्ड्स इन अ पॉइंट या बुलेट फॉर्मेट। ठीक है, सो बुलेट फॉर्म या पॉइंट फॉर्मेट में जब आप आंसर्स लिखते हो तो उसमें आपकी जो थॉट की क्लैरिटी होती है वो भी एग्जामिनर को समझ में आती है। ठीक है, सो पर्सनली माई इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स द बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, दूसरी बात, इट इज नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी आंसर शुड बी रिटन इन अ बुलेट फॉर्मेट, उसका कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज लाइक कि एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ मॉनसून डेवलपमेंट एंड एनुमरेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, या एनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ मॉनसून, एंड सेकेंड पार्ट सेज एनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग और एनुमरेट द फैक्टर्स और आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन मॉनसून या इंडियन क्लाइमेट। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, द फर्स्ट ऑफ द आंसर कैन बी रिटन इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। ठीक है, ठीक है, तो ये जो अलग अलग थ्योरीज है, तो एक एक थ्योरी के लिए आप एक एक पैराग्राफ लिख सकते हो। सपोज आपको 250 वर्ड्स में ये सारा आपको सम अप करना है, लिखने के तो बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पे, बट अलग अलग जो थ्योरीज है, जेट स्टीम थ्योरी है या एयर मास थ्योरी है या थर्मल कंसेप्ट है, तो ये जो 3-4 थ्योरीज आपको मेंशन करनी है, तो उन थ्योरीज को एक एक थ्योरी के लिए आप एक एक पैराग्राफ मेंशन कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में जब यू आर राइटिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, तो ये जो फैक्टर्स है, तो इन फैक्टर्स को आप बुलेट पॉइंट में लिख सकते हो कि फैक्टर नंबर 1 इंडिया का लैटिट्यूड, फैक्टर नंबर 2 जेट स्ट्रीम या अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, फैक्टर नंबर 3 एल नीनो ला नीना, फैक्टर नंबर 4 इंडियन ओशन डाइपोल। तो यहां पे हमने क्या किया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। फर्स्ट हाफ वी डेल्ट विद द पैराग्राफ्स एंड सेकंड हाफ वी आर डीलिंग विद द बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो।
देर आर सम क्वेश्चंस लाइक डिस्कस। तो जब आप डिस्कस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करो, क्योंकि जब डिस्कशन का पॉइंट आता है ना तो डिस्कशन में एक प्रॉपर एक आर्ग्यूमेंट्स आने जरूरी है। जब आप डिस्कस करते हो कोई भी टॉपिक है, सपोज डिस्कस द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी एंड आइडेंटिफाई इट्स इंपॉर्टेंट, एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो जब आप डिस्कशन करते हो ना तो डिस्कशन में आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, डिस्कशन करते वक्त वो जो थ्योरी है उस थ्योरी के पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स इन दोनों को आपको लिखना है, ठीक है। या डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वन नेशन वन थ्योरी, या क्रिटिकली इवैल्यूएट वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट वगैरह वगैरह, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो जब आप यहां पे आंसर लिखते हो तो आंसर राइटिंग करते वक्त आपको उसके पॉजिटिव्स एंड उसके निगेटिव्स इन दोनों पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के लिए एंड उसके काउंटर पॉइंट के लिए एक एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो कि फर्स्ट पैराग्राफ में उसका प्रो लिख दिया, उसी पैराग्राफ में उसका कॉन्स लिख दिया, या उसके पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स, इस तरीके से आपने पूरा जो आंसर है वो आंसर लिख लिया। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड जब डिस्कस होती है तो इट्स बेटर टू राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। दूसरी बात ये भी होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आपको मालूम ही नहीं है, यू जस्ट नो हार्डली 10 to 20% ऑफ द आंसर, एंड उसको आपको 150 वर्ड्स में 250 वर्ड्स में खींचना है, तो उस वक्त भी आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। भले आपको उस आंसर के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है, बट आपको कुछ ना कुछ लिखना है उसके बारे में। सो पेपर भी भरा भरा लगना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ब्लैंक पेजेस जो होते हैं ना वो एग्जामिनर को अच्छे नहीं लगते। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख लो, बट जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि देर आर सम क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीजें मालूम है, बट देर आर सम क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग यू डोंट हैव अ मच इंफॉर्मेशन। तो जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें मालूम नहीं होती है, तो उस केस में इट्स बेटर टू राइट देम इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। उससे क्या होता है कि आपका वर्ड लिमिट भी ऑलमोस्ट कवर किया जाता है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप भी समझ जाओगे। देन कमिंग बैक टू द बॉडी पॉइंट्स, सो यू शुड राइट अप्रोप्रिएट हेडिंग्स। जब आप बॉडी में आंसर लिखते हो तो आंसर में प्रॉपर हेडिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रॉक्स, तो जब आप बॉडी में लिखते हो तो यहां पे मेंशन करो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेडिंग। तो इस हेडिंग के अंडर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख लिया। देन उसके बाद यू नीड टू राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्राइमरी रॉक्स। सो अगेन गिव अ हेडिंग types of primary rocks, so types of primary rocks, ठीक है। सो उसमें भी जब आप ए पॉइंट लिखते हो बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ कूलिंग, ठीक है, दूसरा बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपने हायरार्की में लिख लिया। तो यहां पे आप क्या कर रहे हो कि जो भी कुछ आंसर आप लिख रहे हो तो उसमें जो हेडिंग्स है, तो इन हेडिंग्स के अंडर आप उस सब्जेक्ट को या उस आंसर को आप लिख रहे हो। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो आंसर है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरी बात, जो हेडिंग आप डाल रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो, या इफ यू हैव अ टाइम उसको बॉक्स करो। इससे क्या होता है कि आपका जो हेडिंग है वो हाईलाइट होता है। दूसरी एक छोटी सी माइनर चीज होती है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब आप कोई भी हेडिंग डालते हो ना, तो सपोज यहां पे आपने हेडिंग डाला है लाइक दिस, ठीक है, यहां पे आपने हेडिंग डाला है, तो उसके अंदर जो आप लिखने वाले हो ना, तो यहां से लिखना मत स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस दो यहां पे, एंड फिर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये जो जगह आप ब्लैंक रखते हो ना, तो यहां से पता चलता है कि ये जो हेडिंग है इस हेडिंग के अंदर का या उसके नीचे का ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सो डोंट स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम यहां से स्टार्ट करो, ठीक है। वहां से क्या होता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन होता है ना आंसर का, तो ये अच्छी तरीके से एग्जामिनर को समझ में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल। सी, जब कोई भी आप आंसर लिखते हो एंड वहां पे आपको आपका ओपिनियन देना है या उस आंसर को अलग अलग डायमेंशन से आपको स्टडी करना है, तो उस वक्त सिंपल चीज आप ये कर सकते हो कि आपका जो पूरा सिलेबस है ना, उस पूरे सिलेबस को उस क्वेश्चन को लगा दो, ठीक है। सपोज कोई भी एक टॉपिक है, जनरली मैं ऑप्शनल में लोगों को बताता हूं कि जब कोई भी एक टॉपिक है उसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है, तो पॉलिटिकल एंगल डालो,
सोशल एंगल डालो, इकोनॉमिक एंगल डालो, अलग अलग सारे एंगल से वो जो क्वेश्चन की सेंट्रल थीम है उसको, उसके बारे में सोचो कि मुझे क्या 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 लिखना आना चाहिए। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, अब वन नेशन वन इलेक्शन को हम एक साइड से देखेंगे तो वी कैन इजीली से कि जो पब्लिक मनी है उसको हम सेव कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में हर साल किसी ना किसी स्टेट में कंटिन्यूसली इलेक्शंस होते हैं। बट उसकी एक दूसरी फ्लिप साइड भी है। सी, वी हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमें राइट टू चूज है। सपोज एक ऐसा भी हो सकता है कि जब हम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे 5 साल के लिए, हमें वो जो गवर्नमेंट है, इवन इफ वी डोंट वांट दैट गवर्नमेंट, एंड ये जो गवर्नमेंट है इट इज एक्टिंग एज अ डिक्टेटर, तो हमें उनको रिकॉल करना है। तो वी हैव अ राइट टू रिकॉल बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, राइट। सो ये जो राइट टू रिकॉल है या वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द पीपल, वो 5 सालों तक हमें उनको फेस करना पड़ेगा। तो कभी कभार ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसके फ्लिप साइड भी है। एक बार आप गवर्नमेंट चूज करके रखोगे तो 5 सालों के लिए आपको उनको फेस ही करना है। बट भले उन 5 सालों में उनके जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज भले आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है या मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी है वो उसको अपोज कर रही है, बट स्टिल वी हैव अ वन नेशन वन इलेक्शन, आपको 5 सालों तक उनको बेयर करना ही है, ठीक है। सो ये जो चीज है ना, इट इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या ये जो चीज है इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। सो राइट टू रिकॉल होना चाहिए। तो ये राइट टू रिकॉल होने के लिए वी शुड नॉट हैव वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। या दूसरा एक कोई भी टॉपिक है लाइक जो मैंने आपको बताया था कि सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में क्वेश्चन है, तो इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं या अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं। तो हर एक डायमेंशन को आपको उसको स्टडी करना है। स्पेशली ये जो चीज है ना, ये एसे में भी आपको काम आएगी। जब एसे आप लिखते हो तो एसे लिखते वक्त जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो इनिशियली 10-15 मिनट्स के लिए, जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त सारी चीजें, सारे जो एंगल्स है, सारे जो डायमेंशंस है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या उस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो आना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस उस टॉपिक को लगाओ। पॉलिटी के बारे में लिखो, उस एरिया की हिस्ट्री के बारे में लिखो, उसके एरिया के बारे में जो इकोनॉमिक एंगल है आपको उसके बारे में लिखो। सोशल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, ज्योग्राफिकल एंगल, सारे एंगल से उस टॉपिक को स्टडी करो, एंड देन उसके बाद आपका आंसर जो है वो फाइनलाइज करो, ठीक है। सो योर आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल। देन सेकेंड, इट शुड बी आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट का एक कोई ना कोई निगेटिव होता है, ठीक है। कोई भी टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन है या सेम सेक्स मैरिज है, तो उसके रिगार्डिंग आप देखोगे तो उसके प्रोज भी हो सकते हैं, उसके कॉन्स भी हो सकते हैं। जब आप आंसर लिखते हो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो। सो वहां पे आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए, वहां पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होने चाहिए। तो एंड उसके बाद आपको कंक्लूजन में खुद का ओपिनियन भी देना है। सो आंसर जब आप लिखते हो तो आपका आंसर आर्गुमेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है, या कोई भी एक टॉपिक है पॉलिटी का, या सांगा कुठला तरी टॉपिक मला त्याच्यावर आपण विचार करू, कुठलाही टॉपिक सांगा आपण त्याच्यावर बघूयात। हा, पोल्युशन, पोल्युशनवर काय लिहिणार आपण, त्याच्यात काउंटर आर्ग्युमेंट काय? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब एक तो पहली बात, आर्टिकल 44 के अंडर यूसीसी से म्हणला ना, हाँ। सो यूसीसी के बारे में वी नो दैट कि आर्टिकल हमने पढ़ा है पॉलिटी में या कॉन्स्टिट्यूशन में। वी नो दैट कि आर्टिकल 44 डील्स विद द यूसीसी। एक तो पहली बात, बहुत लोगों को यूसीसी एग्जैक्टली क्या है यही मालूम नहीं है, ठीक है। हमको सिर्फ लगता है कि यूसीसी इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, हेरिडेटरी जो प्रॉपर्टी के लॉज है, या जो पॉलीगैमी या उसके बारे में जब हम बोलते हैं तो उसके बारे में ये यूसीसी बोलता है। बट यूसीसी जो है उसमें बहुत सारे एंगल्स आते हैं। तो ये जो पॉइंट है तो उस पॉइंट को एक आर्ग्यूमेंट, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो इस तरीके से आपको लिखना है। जब कोई भी आंसर या कोई भी क्वेश्चन की सेंट्रल थीम है तो उस सेंट्रल थीम को आपको आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे लिखना है। जब कोई भी आप आंसर लिखते हो तो आप किसी भी चीज के लिए बायस्ड होना, ये बहुत गलत बात होती है। सी, आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए चुने जाएंगे तो उस केस में आपका जो बायस्ड नेचर है
वो एग्जामिनर को समझना बहुत गलत बात होती है। आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हो सकता है, हर किसी का होता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, हर एक का एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होता है। वो इंक्लिनेशन पेपर में रिफ्लेक्ट होना इट्स अ रॉन्ग थिंग। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप न्यूट्रल वे में आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, ये सारी चीजें दिमाग में रख के आपको आंसर लिखना है। तो जब आप आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे हो तो उस आर्ग्यूमेंट्स के केस में आप पॉजिटिव्स भी लिख सकते हो, निगेटिव्स भी लिख सकते हो, एंड जब आप कंक्लूजन में आपका खुद का ओपिनियन दोगे तो ये ओपिनियन फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है? सो ये ओपिनियन जब आप देते हो तो ये पॉजिटिव वे में एंड होना चाहिए, ये फ्यूचरिस्टिक ओपिनियन देना बहुत जरूरी है। ठीक है? सो दिस इज द आर्ग्यूमेंटेटिव थिंग। देन सब्सटैंशिएशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए या उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी इकोनॉमिक डेटा सप्लाई कर सकते हो, या कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे आप दे सकते हो। सो दैट इज अ सब्सटैंशिएशन। देन विजिबिलिटी, विजिबिलिटी इज व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप आंसर लिखते हो तो उसमें जो प्रेजेंटेशन है, तो उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। जो कीवर्ड्स होते हैं या जो हेडिंग्स होते हैं उनको अंडरलाइन करो, जो बुलेट पॉइंट्स है उनको आप नंबरिंग करो, या सिंपली यहाँ पे सिर्फ बुलेट्स मेंशन करो। तो उससे होता क्या है कि आपका जो आंसर है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आप लिख सकते हो, एंड ये एग्जामिनर को भी अपील होता है। दूसरी बात, जब कोई भी डायग्राम आप ड्रॉ करते हो, स्पेशली ज्योग्राफी में, या कोई भी आप मैप ड्रॉ कर सकते हो या ड्रॉ कर रहे हो, तो उसको नेम करना या उसमें हेडिंग्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज लास्ट ईयर का क्वेश्चन था रिगार्डिंग द नेचुरल वेजिटेशन। सपोज इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है तो उसके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स जो है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। तो अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन का मैप है या जो क्वेश्चन है, उसमें आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करना है। ठीक है? एंड उस इंडिया के मैप में आपको इंडिया में जो वेजिटेशन है तो उस वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको लिखना है। या सपोज इंडिया में जो सॉइल्स है तो सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको लिखना है। तो सपोज इंडिया के सॉइल में जब आप लिख रहे हो तो यहाँ पे वी नो दैट कि यहाँ पे ब्लैक कॉटन सॉइल है, ये जो पूरा रीजन है तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। अब ये जो सॉइल्स को अलग अलग तरीके से आप हाईलाइट करते हो तो उसको नेम करते वक्त ये जो नेमिंग है इस तरीके से आप कर सकते हो कि यहाँ पे आपने लिख लिया एलुवियल सॉइल, यहाँ पे आपने लिख लिया ब्लैक सॉइल, हियर वी हैव रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है? तो ये जब आप नेमिंग करते हो ना तो ये अच्छी तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मत लिखो कि यहाँ पे लाइक जो सारे चीजें हैं तो यहाँ पे एक ही मैप में आप ड्रॉ कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरा वर्ल्ड मैप आप यहाँ पे ड्रॉ करो, सिर्फ अफ्रीका यहाँ पे ड्रॉ करो एंड अफ्रीका में मेंशन करो कि व्हाई मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो छोटी छोटी चीजें होती है बट दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है? दूसरी बात क्या होती है, जब आप पूरा वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते हो ना तो उसमें टाइम भी जाता है। सिंपल ये चीज ड्रॉ करने में कितना टाइम लगा? हार्डली 2-3 सेकंड का टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? सो ये छोटी छोटी चीजें होती है, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इंडिया का मैप 3 से 4 सेकंड में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। वर्ल्ड का मैप 5 to 6 सेकंड्स, दैट्स इट। उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है? उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी आउटलाइन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारी चीजें मेंशन हो जाए वहां पे। 19-20 चलता है बट 19-20 ही चलता है। ठीक है? सो एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड कि ये इंडिया ही है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? द नेक्स्ट पार्ट, कीवर्ड्स फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन। सी, जब मैंने आंसर्स लिखे थे ना सेकंड में इसमें, तब मैंने एक चीज फॉलो की थी कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो आंसर्स है इवन ऑप्शनल में, जीएस में, तो मैंने वो पॉइंट फॉर्मेट में लिखे थे। एंड पॉइंट फॉर्मेट में लिखते वक्त उसको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में मैंने लिखा था। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज लाइक व्हाई मोस्ट ऑफ द लैंडस्लाइड्स हैपन्स इन हिमालयस, यार इस तरीके के क्वेश्चन है। लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस काहीतरी क्वेश्चन है होगा, तो लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन है कि Himalayas are prone to the landslides वगैरह वगैरह, आइडेंटिफाई द कॉजेस एंड सजेस्ट द सुटेबल इमेजेस, समथिंग समथिंग, इस तरीके का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस। ठीक है? तो सपोज उस आंसर को जब आप लिख रहे हो तो वी नीड टू राइट डाउन द रीजंस फॉर लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस। ठीक है? सपोज यहां पे हमने लिखा कि रीजंस फॉर लैंडस्लाइड्स इन हिमालयस। ठीक है? सो फर्स्ट रीजन लाइक अर्थक्वेक। ठीक है? जब मैं अर्थक्वेक इस रीजन के बारे में बोल रहा हूं तो इस तरीके से मैंने लिखा था कि रीजंस, उसको अंडरलाइन किया, फर्स्ट पॉइंट
अर्थक्वेक, उसको अंडरलाइन किया। देन अर्थक्वेक के रिगार्डिंग कि अर्थक्वेक की वजह से किस तरीके से लैंडस्लाइड्स होते हैं वगैरह वगैरह, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। एंड आफ्टर द एक्सप्लेनेशन आई गिव एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल चामोली में जो अर्थक्वेक हुआ था, तो उस अर्थक्वेक की वजह से सराउंडिंग रीजन में वहां पे लैंडस्लाइड्स हुए थे। या आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल जो ह्यूमन एक्टिविटीज है या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हम हिमालयस में डेवलप कर रहे हैं या उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड्स होते हैं या लैंड सबसिडेंस होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैंने आपने लिख लिया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। हिमालयस जो है वो रिलेटिवली वीकर रॉक से बना हुआ है, तो इसकी वजह से इजीली लैंड जो है वो डिस्टेबलाइज होती है, स्लोप जो होता है वो अनइक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो इस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन दिया। एंड आफ्टर द एक्सप्लेनेशन यू गिव एन एग्जाम्पल लाइक तपोवन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, तो उसकी वजह से सराउंडिंग रीजन जो है जोशीमठ वगैरह ये जो रीजन है, तो वहां पे लैंड सब्सिडेंस हुआ है। तो तपोवन का मैंने एग्जांपल दिया, चामोली का मैंने एग्जांपल दिया। तो इससे होता क्या है, देखो आपका जो आंसर है उसकी विजिबिलिटी तो बढ़ती है, बट उसके साथ साथ सब्सटैंशिएशन भी होता है। जो मेजर कॉज है वो कॉज आपने लिखा, उसको अंडरलाइन किया। एग्जामिनर जब ये अर्थक्वेक पढ़ता है उसको मालूम है कि आप अंदर क्या लिखने वाले हो, ठीक है, वो अंदर की सारी चीजें नहीं पढ़ता। दूसरी बात, जब आप एग्जाम्पल देते हो तो कभी कभार जब आप आंसर एग्जाम्पल देते हो तो उस एग्जाम्पल को भी अंडरलाइन करो, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता चलना चाहिए कि ये आपको मालूम है, ये एग्जाम्पल आप दे रहे हो जस्ट टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, इफ पॉसिबल जो एग्जाम्पल है उसको भी अंडरलाइन करो। तो उससे क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। सो ये जो है कीवर्ड फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन। सो कीवर्ड इज अर्थक्वेक, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन दिया, एंड इफ पॉसिबल यू नो इट, आप यहाँ पे आंसर में एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंसाइजनेस इन राइटिंग। जो मैंने आपको बताया था कि जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो तो ये कंसाइज्ड लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इलैबोरेट मत करके बैठो उसको, क्योंकि क्या होता है आपको फिर वर्ड लिमिट आप क्रॉस कर दोगे। सो जो भी कुछ आपको मालूम है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 160 पेजेस या 160 वर्ड्स, बहुत सारी चीजें आपने लिख रही है 160 वर्ड्स में पैराग्राफ फॉर्मेट में, सो इट्स बेटर टू राइट इन 140 बट कंसाइज लैंग्वेज में 140 वर्ड्स आप लिख सकते हो, ठीक है। सो कंसाइजनेस इन राइटिंग ये इंपॉर्टेंट है। देन जो पैराग्राफ एंड बुलेट पॉइंट्स का जो डिस्कशन आता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हो। पर्सनल मेरा इंक्लिनेशन है बुलेट पॉइंट्स की ओर, क्योंकि जीएस में ना एक तो पहली बात पेपर कवर करना इटसेल्फ इज अ चैलेंजिंग प्रोसेस। 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड यू नीड टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो उसमें टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 10 मार्कर होता है 7 to 8 मिनट्स में आपको लिखना है, एंड जो 15 मार्कर होता है 10 to 12 मिनट्स में आपको लिखना है। तो उसी 10 to 12 मिनट्स में उसका स्ट्रक्चरिंग करना, जो डायग्राम्स है उसका इंट्रोडक्शन लिखना, बॉडी कंक्लूजन करना, ये सारी चीजें आपको 10-12 मिनट्स में ही करनी पड़ती है। तो उस केस में जब आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो पॉइंट वाइज लिखना बेटर होता है। दूसरी बात, जब आप माइक्रो नोट्स बनाते हो तो उस वक्त भी एक चीज दिमाग में रख सकते हो कि माइक्रो नोट्स निकालते वक्त ही माइक्रो नोट्स पॉइंट फॉर्मेट में ही निकालो। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज रिगार्डिंग व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन जो इंडिया में हो चुके हैं या उसके बारे में आपको क्वेश्चन है। तो व्हाइट रिवोल्यूशन के अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज में ये हुआ था, सेकंड फेज में ये हुआ था, देन अमूल का रेफरेंस आपको देना है। तो इस तरीके से फेजेस में आप नोट्स बनाओ। व्हाइट रिवोल्यूशन या जो इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन होता है या जो एग्रीकल्चर के बारे में है, तो एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि सपोज प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, तो ये जो प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर है तो उसके जब आप उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, भले इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, या भले ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो वो जो सारे प्रॉब्लम्स है तो उनको जब आप माइक्रो नोट्स में कन्वर्ट करते हो तो वो माइक्रो नोट्स निकालते वक्त ही उसमें पॉइंट फॉर्मेट में आप नोट्स बना सकते हो कि इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडिंग ऑन द मॉनसून, सेकेंडली क्रेडिट का इशू है, देन उसके बाद जो रेनफेड एग्रीकल्चर है उसके बारे में आपको लिखना है। तो सिर्फ आपको जो प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर है तो उसमें मॉनसून के बारे में आपको लिखना है, मॉनसून, जस्ट राइट अ वर्ड मॉनसून। देन उसके बाद नेक्स्ट क्रेडिट फैसिलिटीज के बारे में आपको लिखना है कि अभी भी एग्रीकल्चर के केस में जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो भी इनफॉर्मल सोर्सेज से अभी भी लिया जाता है बहुत सारे विलेजेस में, तो ये एक इशू है। देन उसके बाद मार्केट का इशू है, स्टोरेज का इशू है, बहुत सारी इश्यूज है।
तो ये जो नोट्स आप बनाते हो ना प्रिपरेशन करते वक्त ही, तो वो नोट्स आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हो। एंड जब आप आंसर राइटिंग में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो कि प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, यू जस्ट नीड टू रिमाइंड या यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स ओनली। सिर्फ मॉनसून आपके दिमाग में आना चाहिए, उसके आगे आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। तो इससे होता क्या है कि जब आप नोट्स ही इस तरीके से बनाओगे पॉइंट फॉर्मेट में, तो सेम रिफ्लेक्ट होगा आपके आंसर्स में। तो ये मैंने पर्सनली भी किया था ऑप्शनल के केस में या जीएस के केस में, जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, तो उसको मैंने माइक्रो नोट्स में कन्वर्ट किया था। हिमालयस के केस में जैसे जो स्ट्रक्चर आता है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं हिमालय के, जो अलग अलग रेंजेस आते हैं, तो हर एक रेंज का एक कॉमन थीम होता है। देखो इवन आपने कभी मुझे पढ़ाते वक्त भी ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चलेगा, कोई भी जो फिजिकल फीचर में आपको पढ़ाता था तो सबसे पहले उसके जो बाउंड्रीज है, आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द बाउंड्रीज कि नॉर्थ इंडियन प्लेन ये 3200 किलोमीटर्स उसकी टोटल लेंथ है, 150 to 300 किलोमीटर्स उसकी विड्थ है। तो ये मैंने उसके बाउंड्रीज डिफाइन किए। देन उसके बाद उसके जो अलग अलग सेक्शंस है, हिमालयस के केस में देखो शिवालिक, जब मैं आपको शिवालिक बताता था सबसे पहले आई यूज्ड टू से कि शिवालिक की जो एवरेज एल्टीट्यूड है 900 to 1200 मिलीमीटर्स या मीटर्स। देन उसके बाद उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, यहां से हम स्टार्ट करते थे। एंड देन उसके बाद हिमालय शिवालिक में दून वैलीज आते हैं, ये दून वैलीज किस तरीके से फॉर्म होते हैं, शिवालिक को हम अलग अलग सब रेंजेस में ब्रेक करते, तो ये सारा डिस्कशन बाद में आता था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में था कि हिमालयस को जब मुझे पढ़ाना है तो हिमालयस को हम तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं, हिमालयन रेंजेस, शिवालिक, मिडिल, देन ग्रेटर हिमालय, देन उसके बाद ट्रांस हिमालयस, काराकोरम, लद्दाख, एंड देन झास्कर, देन उसके बाद पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स, पतकाई, बुम, नागा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर था। एंड जब मैं आंसर लिखूंगा रिगार्डिंग द हिमालय, सेम चीजें मुझे यहाँ पे सिर्फ जाके रिपीट करनी है, दैट्स इट। तो जब आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो ना किसी भी टॉपिक का, तो उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एंड हायरार्किकल फॉर्म में पढ़ने की आदत डालो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी। देन कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में क्या है, What do we do in the conclusion? We just summarize the arguments or the points. जो भी सारी चीजें हमने ऊपर जो लिखी है तो उसको हम समराइज करते हैं कि प्राइमरी रॉक्स में ये सारी चीजें हैं। एंड देन फाइनली कंक्लूजन में जो सारा ऊपर हमने लिखा है उसको सम अप करते हैं। दूसरी बात, कभी कभार जो सेंट्रल थीम है उसका इंपॉर्टेंस हम हाईलाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी रॉक्स के केस में प्राइमरी रॉक्स वी नो दैट हम बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हैं। दूसरी बात, प्राइमरी रॉक्स जो होते हैं तो उनमें मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं। प्राइमरी रॉक्स जो होते हैं तो उनमें ग्राउंड वाटर स्टोर किया जाता है। सो ग्राउंड वाटर का इंपॉर्टेंस है, मेटालिक मिनरल्स प्राइमरी रॉक्स में मिलते हैं। प्राइमरी रॉक्स हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो प्राइमरी रॉक्स है तो उसका हम इंपॉर्टेंस मेंशन कर रहे हैं, या जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया है उसको हम सम अप कर रहे हैं कंक्लूजन में। ठीक है, दूसरी बात, जो आपका कंक्लूजन है वो पॉजिटिव ओपिनियन में एंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी भी कंक्लूजन में निगेटिव बात मत लिखो। ठीक है, भले आपको वहां पे कोई भी पॉजिटिव ओपिनियन आपके दिमाग में नहीं भी आ रहा हो तो उस केस में जस्ट स्किप द कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखो ही मत। इंस्टेड ऑफ राइटिंग निगेटिव, जस्ट स्किप द कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन जब आप करते हो ना तो कंक्लूजन में आपका इंक्लिनेशन एग्जामिनर को पता चलता है। ठीक है, स्पेशली ये दिक्कत आती है जो सोसाइटी के या जो एथिक्स का जो पेपर आप लिखते हो तो उसमें ये पर्पसफुली ये इनबिल्ट होता है कि आपका ओपिनियन एग्जामिनर को चेक करना होता है। तो उस केस में जब आप कंक्लूजन लिखते हो तो बी कॉशियस, यू शुड राइट पॉजिटिव ओपिनियन। आपका जो ओपिनियन है ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए एंड इवन ये इंक्लूसिव भी होना चाहिए। सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शंस हैं तो इन सारे सेक्शंस को इंक्लूड करके आपको आगे निकलना है। तो ये आपका जो ओपिनियन है ये इंक्लूसिव भी होना चाहिए, ये फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए। ठीक है, सो ये सारी चीजें दिमाग में रखो। एंड देन ऑफ कोर्स इट शुड बी सॉल्यूशन बेस्ड। आपका जो कंक्लूजन है उसमें आपको सॉल्यूशन देना जरूरी है, आपका ओपिनियन देना जरूरी है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आप ओपिनियन दे रहे हो या जो सॉल्यूशन दे रहे हो ये आपका ओरिजिनल नहीं है, आपने कहीं तो भी पढ़ा है एंड वो जो आपने पढ़ा है तो उसको आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो। ठीक है, सपोज
इंडियन अर्बनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। इस साल बहुत सारी चीजें आ सकती है। वाटर रिसोर्सेस वगैरह के बारे में आप मेंस पे दिमाग में रख सकते हो। बेंगलोर न्यूज में था, पुणे सिटी के बारे में न्यूज में था कि जो अर्बन एरियाज है इंडिया में, तो वहां पे वाटर स्कार्सिटी का इश्यू बहुत जागे सामने आ रहा है, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन के इश्यूज के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो सपोज आपने कहीं पे भी पढ़ा है कि 15 मिनट सिटी नाम की एक कंसेप्ट है वेस्टर्न वर्ल्ड में। 15 मिनट सिटीज व्हाट, कि जनरली जो लोग बाहर निकलते हैं घर से, तो किस चीज के लिए निकलते हैं? सबसे पहली बात, जॉब के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए हम जाते हैं, एजुकेशन के लिए हम जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, या रिक्रिएशनल पर्पस के लिए हम जाते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल है कि 15 मिनट्स के डिस्टेंस में ही ये सारी चीजें आपको सप्लाई की जाएंगी, ठीक है। जैसा टाउनशिप की कंसेप्ट इंडिया में अभी धीरे धीरे फ्लरिश हो रही है कि एक ही टाउन में सारा मार्केट भी आपको वहीं पे मिलेगा, मूवी थिएटर्स भी आपको वहीं पे मिलेंगे, शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, जहां कहीं पे भी जो एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी वहां पे मिल सकते हैं। इवन लुक एट द मगरपट्टा सिटी ऑफ पुणे, तो उसी मगरपट्टा सिटी में ही सारी चीजें आपको मिलेंगे। आपका जॉब भी वहीं पे है, आपके मूवी थिएटर्स भी वहीं पे है, शॉपिंग मॉल भी वहीं पे है, तो 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही सारी चीजें आपको मिल रही है। तो एक इनोवेटिव आइडिया है, ठीक है, जो आपने सपोज अपने कहीं पे तो पढ़ ली, या उसके रिगार्डिंग कोई भी एक वीडियो आपने देख लिया एंड आपके दिमाग में एग्जाम में आया कि यार इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। जस्ट राइट इट डाउन द 15 मिनट्स सिटी एंड इन्वर्टेड कॉमर्स में उसको लिखो एंड उसको कंक्लूड करो। तो इससे होता क्या है कि एक आपका सोल्यूशन है कि इंडियन अर्बनाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स है, तो उसका एक सोल्यूशन हो सकता है। एंड ये छोटी छोटी चीजें होती है, उसको एग्जामिनर के सामने हाईलाइट करना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हो। देन नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन। अब आंसर का प्रेजेंटेशन जब आप लिखते हो, तो उस प्रेजेंटेशन को आपको किस तरीके से इंप्रोवाइज करना है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी के केस में आपको हर आंसर में एटलीस्ट एक डायग्राम या एक मैप ड्रॉ करना जरूरी है, ये दिमाग में रख के चलो, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन के केस में आप यहां पे फ्लो चार्ट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सपोज एक प्रोसेस है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। अब ये जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ये जब किया जाता है, जब कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के पहले एनवायरनमेंट के ऊपर या उस रीजन में जो एनवायरनमेंट है या लोग रहते हैं या वहां पे जो भी कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स है, तो उनके ऊपर उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का या उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसके बारे में अलग अलग गवर्नमेंट ने स्टेजेस मेंशन किए हैं। जो एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जब आप स्टडी करते हो, तो उसमें स्क्रीनिंग स्टेज होती है, फाइनलाइजेशन की स्टेज होती है, हर एक स्टेज होती है। एंड ये जो स्टेजेस होते हैं, ये 1 बाय 1 मेंशन आपको करना जरूरी है। सपोज आप एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बोल रहे हो, तो सबसे पहले आप वो जो एरिया है जहां पे आपको वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसकी आप रेकी करते हो कि उस रीजन में आप इस ज्योग्राफिकल एरिया में आप यहाँ पे प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। ये उसका ज्योग्राफिकल डिलिमिटेशन होगा या उसकी बाउंड्रीज होंगे, तो उसका एक बेसिक हमने स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया। देन उसके बाद सेकेंड स्टेज में जो एरियाज आपने फाइनलाइज किए उसमें आप स्क्रीनिंग करते हो। देन उसके बाद दूसरी चीज करते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्टेजेस में आप काम कर रहे हो। जब आप कोई भी चीज स्टेजेस में लिखते हो ना, या स्टेजेस में आप करते हो, तो इट्स बेटर टू रिप्रेजेंट इट इन अ फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट में आप एक चीज मेंशन कर सकते हो। दूसरी बात, डायग्राम्स आप ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम्स जब आप ड्रॉ करते हो, तो डायग्राम्स अलग अलग तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। आप पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया का जो एनर्जी सिनारियो है एंड इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कैसे हो सकती है या जीरो इमिशन कंट्री कैसे हो सकती है, तो उसके चैलेंजेस के बारे में आपको क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रेजेंटली इंडिया का जो एनर्जी सिनारियो है, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में अभी भी 58% एनर्जी आप थर्मल एनर्जी है, ठीक है, कोल बेस्ड एनर्जी है। देन 17% जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, देन 2% न्यूक्लियर एनर्जी है। तो आपका जो एनर्जी जनरेशन का सिनारियो है, वो सिनारियो आप यहां पे इस पाई चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग द फिगर्स, उसको आप इस पाई चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं। या सपोज माइग्रेशन के रिगार्डिंग, मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि सपोज माइग्रेशन के रिगार्डिंग आप लिख रहे हो, तो इंडिया में जो मेजर इंटरनल माइग्रेशन होता है, तो ये जो इंटरनल माइग्रेशन है, वी नो दैट, वी स्टडीड इन द क्लास कि ये माइग्रेशन जनरली यूपी बिहार से होता है। जब ये यूपी बिहार से माइग्रेशन होता है, इंटरनल माइग्रेशन, तो मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेंट्स आइदर मूव टू दिल्ली और दे मूव टू महाराष्ट्र एंड गुजरात।
तो जब आप इस तरीके से ये माइग्रेंट्स दिखाते हो ना, तो ये जो थिकनेस है, तो इस थिकनेस से एग्जामिनर को भी पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द एक्सोडस इज मूविंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र। ठीक है, एमपी में आप छोटा सा सिर्फ यहां पे इस तरीके से सिंबल लिखो, तो यहां पे ये छोटी छोटी चीजें होती है, बट दैट मेक्स सेंस एंड दैट मेक्स डिफरेंस। ठीक है, कोई भी डेटा जो है उसको आप डायग्रामेटिकली या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप लिखोगे, तो कोई भी एक डायग्राम आपके 50 वर्ड्स के इक्विवेलेंट बोलती है। ठीक है, एग्जामिनर सिर्फ उस डायग्राम को देख के समझ सकता है कि उसको अंदर उसने आपने क्या लिखा है अंदर। तो छोटी छोटी चीजें होती है। ठीक है, देन टेबल्स आप मेंशन कर सकते हो, मैप्स ऑब्वियसली आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जो इकोनॉमिक डेटा है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन का डेटा है, तो उसको टेबल वाइज आपने रिप्रेजेंट किया। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसके बारे में आपने मेंशन किया, या मैप्स तो ऑब्वियसली आप ड्रॉ ही कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, स्पेशली ज्योग्राफी में ये काम करती है। द नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग, आपका जो हैंड राइटिंग है वो लेजिबल एंड रीडेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो पहली बात, जब हम इनिशियली आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो स्ट्रेट लाइन में लिखना इट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग। सो हमारा जो आंसर होता है ना, इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, तो यही से स्टार्ट करो। दूसरी बात, जब आंसर राइटिंग करते हो तो जो लाइन्ड पेजेस होते हैं ना, उसको आप स्किप ही करो, या हमारे लाइफ से आप निकाल दो। ठीक है, जो ब्लैंक पेजेस है उसी में सब कुछ आपको लिखना है, क्योंकि ये आदत होना जरूरी। इट्स ऑल अबाउट गेटिंग हैबिचुअल। ठीक है, दूसरी बात, हैंड राइटिंग जो है उसको इम्प्रोवाइज करो। आपका हैंड राइटिंग इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ भी नहीं आए, ये इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको इरिटेटिंग लगे। ठीक है, तो उस केस में आपका जो हैंड राइटिंग है ये अच्छी तरीके से होना चाहिए, ये लेजिबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, सिंपल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो जब ये इंग्लिश मीडियम में आंसर राइटिंग करते हैं, तो कभी कभार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। दैट डज नॉट मीन कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हैं, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होता। सो जस्ट मैं बोल रहा हूं कि ये बात होती है, छोटी छोटी चीजें होती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होते हैं ना, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कभी कभार आप निग्लेक्ट कर सकते हो, बट हर आंसर में आपके जब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं ना, तो उसका जो कनोटेशन होता है या उसका जो एक्चुअल मीनिंग निकल के आता है, ये कभी कभार अलग होता है, एंड ये फिर एग्जामिनर को इरिटेट करता है। इट्स बेसिक थिंग यार, हम आईएएस बनने के लिए जा रहे हैं, तो एक बेसिक ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज करना, ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये अवॉइड करो। देन अदर टू द वर्ड लिमिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वर्ड लिमिट हम एक्सीड करते हैं। इनिशियली ये होता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 वर्ड्स वी जस्ट राइट डाउन द 180 वर्ड्स। ठीक है, या इंस्टेड ऑफ राइटिंग 250 वी राइट डाउन 300 वर्ड्स। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, एक तो पहली बात, जब आप वर्ड लिमिट को एक्सीड करते हो तो उसकी पेनल्टी तो मिलती है। दूसरी बात, ये पेनल्टी टाइम के फॉर्म में आपको एग्जामिनर में फेस करना पड़ता है। सी जनरली ये कब होता है, कभी कभार जब आप आंसर राइटिंग करते हो, जब आप अभी आगे जाके टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे, तो कभी कभार क्या होता है कि जो हमारा वाला क्वेश्चन होता है ना, कि जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें मालूम है, तो थोड़ा सा हम वहां पे एक्साइटेड होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 वर्ड्स वी जस्ट राइट 170 180 वर्ड्स। बट ऊपर के जो 20-30 वर्ड्स आप एक्स्ट्रा लिखते हो ना, तो उसका इफेक्ट दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर होता है। मेंस में आंसर राइटिंग करते वक्त बेस्ट आंसर के पीछे मत भागो। देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट आंसर। एक ही क्वेश्चन का आंसर मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, एंड ईच एंड एवरी आंसर इज परफेक्ट। परफेक्शन के पीछे मत भागो। यहाँ पे सिर्फ आपको अबव एवरेज आंसर निकाल के रखना है। क्योंकि होता क्या है, देखो, सपोज एक 10 मार्कर है, उसके रिगार्डिंग आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग 150 यू रोट 180 वर्ड्स। तो उस केस में एग्जामिनर क्या करेगा कि नॉर्मली आउट ऑफ 10 ही इज गिविंग यू 4 मार्क्स या 5 मार्क्स। बहुत अच्छा आंसर लिखा तो आपको ये देगा 6 मार्क्स या 6.5 मार्क्स, दैट्स इट। इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। बट इससे होता क्या है, देखो, जो आपने 20 to 30 जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने लिखे ना, तो उस चक्कर में आगे जाके कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ये गलती मैंने की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि होता है कि लास्ट का जो 15-20 मिनट्स का जो पार्ट होता है ना एग्जाम में, तो उसमें 2-4 आंसर्स आपको एक साथ लिखने पड़ते हैं, बड़े बड़े। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उस इजी क्वेश्चंस को हम इनिशियली पिक करते हैं एंड इजी क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं। ये आइडियली भी करना चाहिए कि जो इजी क्वेश्चंस है, जो हमारे वाले क्वेश्चंस होते हैं सो कॉल्ड, तो उसको पहले अटेम्प्ट करो। उससे होता क्या कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है आंसर राइटिंग के वक्त। बट उसमें एक दिक्कत होती है कि आप वर्ड लिमिट को एक्सीड करते हो,
एंड उसकी फिर टाइम के फॉर्म में आपको पेनल्टी बाद में रीपे करना पड़ता है। तो ये मत करो या उसको अवॉइड करो। देन उसके बाद आंसर राइटिंग के बाद केस स्टडीज के बारे में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल केस स्टडीज मतलब क्या कि सपोज न्यूज़पेपर में आपने कोई भी एक आर्टिकल पढ़ा एंड उस आर्टिकल में किसी भी एक एरिया में एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसको अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ने या उस रीजन ने इंप्लीमेंट किया था, तो उसके रिगार्डिंग आप केस स्टडी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, या एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द वाटरशेड डेवलपमेंट कि जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि नेशनल जो NRLP है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ। तो उसमें सोल्यूशन में आप लिख सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, आप लोकलाइज वाटरशेड डेवलपमेंट या वाटरशेड मैनेजमेंट कर सकते हो। ये वाटरशेड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है ऑल टुगेदर। तो वहां पे आप महाराष्ट्र में जो हिवरे बाजार है उसके बारे में आप केस स्टडी मेंशन कर सकते हो। रालीगंज सिद्धि है, उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हो। या आई रिमेंबर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब PDS के रिगार्डिंग न्यूज में था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ठीक है, उसके पिलफेरेजेस कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक एरिया न्यूज में था। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी एक स्कीम इंप्लीमेंट की थी कि जो PDS में जो ट्रक्स वेयर हाउसेस से निकलते हैं, तो हर एक ट्रक में उन्होंने GPS इंस्टॉल किया था, तो ये भी न्यूज में था। तो ये मैंने पर्सनली सेपरेट करके लिखा था कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये PDS के रिगार्डिंग में ये लिख लूंगा। तो ये छोटे छोटे केस स्टडीज होते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि ये केस स्टडी में ऑप्शनल में यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ या GS में यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से केस स्टडीज फाइनलाइज करो। देन ऑब्वियसली आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। सो आर्टिकल 44 जिसके बारे में हमने बता दिया, या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में आप पढ़ रहे हो, या फंडामेंटल राइट्स DPSPs के बारे में आप लिख रहे हो, तो ये जो सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, तो ये आर्टिकल्स एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। उसके रिगार्डिंग आई विल पर्सनली सजेस्ट कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको भी एक बार अच्छी तरीके से देखो। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हो तो सारे लोग लक्ष्मीकांत तो पढ़ेंगे, बट फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ रहे हो तो जो PM बख्शी का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आता है ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ो कि आर्टिकल 19 में एग्जैक्टली क्या है, 20 में एग्जैक्टली क्या आता है, 21 में एग्जैक्टली क्या आता है, एक्चुअल जो वर्डिंग्स आते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन वर्डिंग्स को 1-2 बार पढ़ो। इससे होता क्या है कि एक्चुअल जो वर्ड्स है ना वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है एंड वो लैंग्वेज आंसर में उतरना बहुत क्रूशल है। ज्योग्राफिकल वर्ड्स या ज्योग्राफिकल टर्म्स, ज्योग्राफी के आंसर्स में नीचे आना उतरना ये बहुत जरूरी है। पॉलिटी में भी पॉलिटिकल सिस्टम, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, जब आप पॉल साइंस लिखते हो, पॉजिटिविज्म, अलग अलग जो इज्म्स होते हैं, तो ये जो सारे टर्म्स है ना उसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में होना जरूरी है एंड ये आपके आंसर्स में आना बहुत जरूरी है। सो आर्टिकल्स आप मेंशन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट जो है, ये जजमेंट्स आपको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद कमिटी के रिकमेंडेशंस, जो अलग अलग कमीशंस है, वाटरशेड के बारे में बहुत सारे कमीशंस है, अलग अलग जो कमिटीज कमीशंस है, तो उसके रिकमेंडेशंस या एटलीस्ट उनके नाम आपको मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रख सकते हो। या करंट इवेंट्स, ऑब्वियसली यू कैन इंसर्ट करंट इवेंट्स ऑल्सो। एंड देन जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिपेयर डायग्राम्स, मैप्स, इंट्रोडक्शन और इवन कंक्लूजन, ठीक है। जैसे नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे मालूम है कि उसका कंक्लूजन क्या लिखना है, क्योंकि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, भले उसके बेनिफिट्स है कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, यहाँ पे आप ड्रॉट कंडीशन मिटिगेट कर रहे हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो या इरिगेशन की फैसिलिटीज दे रहे हो, बट उसके साथ साथ आप जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है तो उसमें ह्यूज कैपिटल कॉस्ट लगेगी, ये भी हमारे पास नहीं है, तो उसके ये कॉन्स हो चुके हैं। तो जब आपने उसके प्रोज लिखे, उसके कॉन्स लिखे, तो बाद में जब आप कंक्लूड करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने एनविसाज किए हैं कि जैसे हम अलग अलग रिवर्स को कनेक्ट करेंगे बड़े बड़े कनाल से, ये फिजिबल नहीं है इंडिया में, अभी ये फिजिबल नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप छोटे छोटे लोकलाइज्ड वाटरशेड्स को आप डेवलप कर सकते हो, सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स ले सकते हो, वाटर कंजर्वेशन के मेजर्स ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको कंक्लूड करना है, ये आपके दिमाग में ऑलरेडी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉनसून के रिगार्डिंग मैंने दिमाग में ही रखा था,
खुल्लर का जो बुक है तो उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि मॉनसून इज अ मिस्ट्री, इट इज श्राउडेड इन अ मिस्ट्री वगैरह वगैरह, इस तरीके के कुछ वर्डिंग्स हैं। यही मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ था कि कभी कभार मॉनसून का क्वेश्चन आएगा तो आई स्टार्ट विद दिस वर्ड, इट इज श्राउडेड इन अ मिस्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन कंक्लूजन के केस में भी एक स्पेसिफिक एरियाज मैंने आइडेंटिफाई करके लिखे थे कि इस तरीके से मैं उसको कंक्लूड करूंगा। ठीक है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो भी सारी चीजें न्यूज में आ रही है ना, जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो तो उन आर्टिकल्स के साथ साथ वो जो राइटर होता है उसके खुद के भी ओपिनियंस होते हैं, तो उन ओपिनियंस को भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। ठीक है। ऑब्वियसली उसको ऐसा मत करो कि अकॉर्डिंग टू मी वगैरह वगैरह, ऐसा मत लिखो। सिर्फ वहां पे सिर्फ सॉल्यूशन देके रखो। ठीक है। सो इस तरीके से प्री प्रिपेयर्ड डायग्राम्स, मैप्स, इंट्रोडक्शन एंड इवन कंक्लूजन्स भी आप निकाल के रख सकते हो। ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन एरिया। एंड देन these are some things to be remembered while answer writing. It is very necessary to balance the reading and writing. See, बहुत बार ये गलती की जाती है कैंडिडेट से कि most of our preparation hovers around reading only and we neglect the writing part of the exam. It's very crucial to balance reading with writing. Reading is very easy. बट राइटिंग जब आप करते हो ना तो एक इनिशियल हेजिटेशन होता है या एक इनर्शिया होता है कि ये किस तरीके से लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। स्पेशली जब माइक्रो नोट्स आप बनाने बैठोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर रीडिंग एंड राइटिंग। मेंस में स्पेशली आपके ऑप्शनल के केस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, सो इसलिए आंसर राइटिंग में हेजिटेशन मत करो, ये इनर्शिया निकाल के रखो। सी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सी आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना की जे दिवे आपण नंतर लावणार आहे ते आजच लावू। ठीक आहे। जे मरण बघायचं उद्या तर रोज थोडं थोडं आत्ता बघू, मग ते मरण सुसह्य होईल असं आपण मराठीमध्ये म्हणतो। सी जो आपको फेस करना है ना मेंस में, उसको अभी से फेस करने की आदत डालो। कुछ भी हो जाए आपको आंसर तो लिखना ही है, सो इट्स बेटर टू राइट इट डाउन नाउ। ठीक है। जब इनिशियली आपको थोड़ा सा हेजिटेशन है, थोड़ा सा डर लगता है, सेल्फ डाउटिंग भी आप करते हो, तो उस केस में यू कैन स्टार्ट विद द ओपन बुक टेस्ट, जैसे हम स्कूल्स में करते थे कि ओपन बुक टेस्ट होती है। बुक लेके बैठो, नोट्स लेके बैठो एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, सपोज 2-3 टॉपिक प्रिपेयर करो। ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, सपोज 2-3 टॉपिक आपने ज्योग्राफी के प्रिपेयर किए, प्रीवियस ईयर में उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो निकालो एंड उसको ओपन बुक की तौर पे लिखो। बुक रखो आपके सामने, नोट्स आपके सामने रखो एंड जस्ट राइट इट डाउन द आंसर। 2-3 आंसर्स या 4-5 आंसर्स इनिशियली आप देख के लिख सकते हो। तो यहां से क्या होगा, आपका मोमेंटम बनेगा। जैसे जैसे आंसर राइटिंग आप करते हो ना, सी आंसर राइटिंग इज अ स्किल एंड ये स्किल जो होता है ये प्रैक्टिस से ही इंप्रोवाइज होता है। सो प्रैक्टिस जो है वो बहुत क्रूशियल है। डेली 1 से 2 आंसर्स लिखने की आदत डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीक में या फर्स्ट फोर्टनाइट में आपको लगेगा कि यार आपके आंसर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आंसर राइटिंग जब आप करते हो तो उसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। जो फैकल्टी मेंबर्स है या आपका जो पीयर ग्रुप है तो उसके रिव्यूज आप लो, उसका फीडबैक लो। जब आप फीडबैक लोगे तभी ये इम्प्रोवाइजेशन पॉसिबल है, नहीं तो अदरवाइज सिर्फ आप लिखते जा रहे हो, उसमें बहुत सारी गलतियां आप बार बार रिपीटेटिवली कर रहे हो, तो वहां पे इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप ही नहीं होता। सो इट्स बेटर टू गेट अ फीडबैक फॉर योर आंसर्स। ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखो। देन जैसे मैंने आपको बताया था कि डोंट रन फॉर द परफेक्शन, परफेक्ट आंसर वगैरह ऐसी कोई बात नहीं होती। जब आप मेंस लिखोगे यू विल अंडरस्टैंड दिस वर्ड, यू डोंट रन आफ्टर दिस परफेक्शन। अबव एवरेज आंसर्स लिखो, बेस्ट आंसर के पीछे मत भागो। ठीक है। देन प्रिपेयर माइक्रो नोट्स फॉर द कंटेंट। जो आप पढ़ रहे हो तो उसके माइक्रो नोट्स बनाओ। इफ पॉसिबल वो माइक्रो नोट्स पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट में आप लिखते हो तो ये रिकॉल करना इजी होता है। आंसर राइटिंग में भी ये इजी होता है। एंड थर्ड एंड लास्ट वन, ऑब्वियसली गो फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का एक फायदा ये होता है कि आपके जो लूप होल्स होते हैं ना, ये सरफेस पे आते हैं। आपको लगता है कि मैं आंसर लिख सकता हूँ। सी प्रिपरेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड परफॉर्मिंग इन एग्जाम इज अ डिफरेंट थिंग। परफॉर्मेंस जो है होता है ना, ये 3 घंटे का जो परफॉर्मेंस आप दोगे एग्जाम में, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। हम सिर्फ प्रिपेयर करते हैं, इस परफॉर्मेंस के बारे में प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये जो परफॉर्मेंस आप 3 घंटे में जो आंसर्स लिखोगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्लासरूम के प्रॉपर इस एनवायरनमेंट में लिखना ये बहुत क्रूशियल है। बहुत लोग क्या करते कि नहीं सर मैं घर पे जाके लिख लूंगा, कोई नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता। आप खुद को एनालाइज करो। प्रीलिम्स में भी आपने यही किया है,
क्लासरूम में नहीं बैठना, कुछ भी कुछ एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं स्टूडेंट से, मैं घर पे जाके चेक करूंगा या मैं घर पे जाके टेस्ट सीरीज दूंगा, कोई नहीं जाता घर पे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, या कोई नहीं पेपर देता वहां पे। सो इट्स बेटर कि ये जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वहां पे आओ, 3 घंटे एक्चुअल में यहाँ पे पेपर लिखो, क्योंकि इसी से प्रैक्टिस बनेगी। दूसरी बात ये भी होती है, हम टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन तो करते हैं, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल पेपर, उसमें से सिर्फ 2-3 आंसर्स हम लिख के चले जाते हैं, बाकी कुछ आते ही नहीं हमें। तो इसकी भी प्रैक्टिस करो ना, कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे उसके बारे में आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है, उसकी भी प्रैक्टिस आपकी टेस्ट सीरीज में ही हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली आंसर राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 एसेज लिखने की प्रैक्टिस करो। एसेज आपको लगता है ये इजी पार्ट है, पर ट्रस्ट मी ये इजी नहीं है, ठीक है। तो एसेज लिखो, एसेज की प्रैक्टिस करो, उसको क्रॉस चेक करके लो, उसके रिगार्डिंग फीडबैक लो एंड उसको इम्प्रोवाइज करो, ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है। एंड देन उसके बाद तो मुझे एग्री जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करने थे, बट फॉरगेट अबाउट दैट। जरूरी है वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस वगैरह देखना, वो आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा। एक पीडीएफ है जहाँ पे आपको शायद बताया होगा सर ने भी कि 5 क्वेश्चंस एंड उनके मॉडल आंसर्स है, तो उसको सिर्फ एक बार देख लो। उसके साथ साथ मुझे एक लग रहा था कि लास्ट ईयर में मैंने एक डिस्कशन लिया था आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ डील्स विद द एसे एंड द सेकेंड हाफ डील्स विद द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक कि अकाउंट फॉर मतलब क्या, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पे अकाउंट फॉर मतलब क्या, एनालाइज मतलब क्या, उसमें किस तरीके से आप लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट जब आप करते हो, ब्रिंग आउट, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, क्लैरिफाई, कमेंट, तो उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। तो ये भी एक पीडीएफ है, मैं भी ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। इवन जो आंसर राइटिंग का जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिया था या जो डिस्कशन हमने किया था वो भी पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दैट पीपीटी एंड ये जो वर्ड्स है उसको भी 1-2 बार अच्छी तरीके से पढ़ो, सो दैट यू कैन हैव अ आइडिया कि किस तरीके से आपको कीवर्ड्स को टैकल करना है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।